हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो मैंने हिंदी में एक्चुअली 1-1.5 महीने पहले मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी आपकी इकोनॉमिक लॉ की हिंदी मीडियम में, तो उससे रिलेटेड जो है इसमें कुछ पार्ट जो है वो रह गया था। इसमें यूनिट नंबर 3 जो आपकी रह गई थी कॉपीराइट की, ठीक है, और आपकी जो यूनिट 4 है जो कि थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, और थी आपकी एक फेमा, ठीक है। 5th यूनिट जो है वो मैं आपको इंडस्ट्रियल लॉ की अगली यूनिट में अगली वीडियो में कराऊंगा। तो इसमें हाफ पार्ट जो है वो मैं आपको करा रहा हूँ यूनिट 4 का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, और 4th यूनिट जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड है तो उसके मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। तो 147 एमसीक्यूज जो है वो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स या व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होता ही है, व्हाट्सएप में आपके फ्रेंड्स के नंबर होते ही हैं, तो उसमें आप सेंड कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में आपके बीकॉम 3rd ईयर के 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्व हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट को बहुत ध्यान से विजिट करें। बट हिंदी इंग्लिश की एक ही प्लेलिस्ट है, तो हिंदी मीडियम वालों को अलग से ढूंढना पड़ेगा और इंग्लिश मीडियम वालों को अलग से ढूंढना पड़ेगा। तो एक हर उसकी प्लेलिस्ट है, ठीक है। बीएड एंट्रेंस की भी जो है 4 मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ अब तक, और आपके कंपटीशंस के भी इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। तकरीबन 55,000 एमसीक्यूज जो है वो मैं पिछले 6.5 महीने में वो मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो मेरा टारगेट जो है वो आगे के 2 महीने में पूरे 1 लाख एमसीक्यूज करने का है, जो शायद ही आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर इससे इतने कम समय में मिलेंगे, ठीक है। तो अगले 2 महीने में मई और जून तक मेरा टारगेट है 1 लाख एमसीक्यूज करवाने का, ठीक है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो वो मैं ज़रूर उसमें कामयाब होऊंगा और आप भी जो है बेनिफिट ले पाएँ। तो मेरा चैनल जितना ज़्यादा हो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का है, ठीक है ना, जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हो तो मैं पहले ही बता दूं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हैं ये, ठीक है। चलिए 52 है क्वेश्चन। कॉपीराइट बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों का वेतन एवं मतों का निर्धारण किया जाता है, तो वो केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 53 कॉपीराइट बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, तो वो केवल 3 मंथ में कर सकते हैं ना, 3 माह में। 54 धारा 6 के अधीन कॉपीराइट बोर्ड के किसी भी निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती है, तो यह कथन है, तो ये बिल्कुल जो है सत्य कथन है, ठीक है। धारा 6 जो है वो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है 55 के कॉपीराइट के उल्लंघन में विरुद्ध संबंधित व्यक्ति पर दंड का प्रावधान है, तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। कैसे कि कम से कम 50,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपए, और कम से कम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष की कारावास, ठीक है, जेल, ठीक है, ध्यान रखेंगे कारावास या जेल एक ही बात है। नेक्स्ट है कि कॉपीराइट अधिनियम में अंतिम संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था सन 2012 में। प्रसारण से आशय होता है, तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। प्रसारण का आशय होता है कि तार के माध्यम से जनता को प्रसारण और बिना तार के माध्यम से जनता को प्रसारण, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों, ठीक है। कॉपीराइट बोर्ड का कार्यालय भारत में स्थित है, तो ये है न्यू दिल्ली में।
कॉपीराइट का पंजीयन कराना होता है, इंग्लिश में पंजीयन को हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, तो वो ऐच्छिक होता है ना, वॉलंटरी होता है। ठीक है। कॉपीराइट बोर्ड का गठन होता है, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। डिजाइन्स अधिनियम भारत में लागू हुआ था, तो ये जो डिजाइन अधिनियम भारत में लागू हुआ ये 11 मई 2001 को हुआ था। डिजाइन से क्या आशय है, तो देखिए तीनों ही ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड हैं, संरूपण, प्रतिरूप और सजावट, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। डिजाइन्स का पंजीकरण ये भी ऐच्छिक होता है। ठीक है। डिजाइन हो सकता है, तो देखिए ये ऑप्शन डी करेक्ट है, बी और सी दोनों। ये जो है द्विआयामी भी हो सकता है और त्रिआयामी भी हो सकता है, इंग्लिश में बोलते हैं 2 वे डायमेंशनल और 3 वे डायमेंशनल। ठीक है। डिजाइन्स अधिनियम कब पारित हुआ था, तो डिजाइन्स अधिनियम सन 2000 में पारित हुआ था। डिजाइन अधिनियम 2000 में कितनी धाराएं हैं, तो टोटल 48 धाराएं हैं इसमें। मूल रूप से आशय होता है, तो ये है कि डिजाइन के निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं तैयार रूप से। ठीक है। डिजाइन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करता है, तो वो नियंत्रक करता है, इसे हम इंग्लिश में कंट्रोलर कहते हैं। ठीक। डिजाइन का कॉपीराइट होता है, तो वो होता है 10 वर्ष के लिए। नियंत्रक की शक्ति होती है, ठीक है, कंट्रोलर की जो पावर्स होती हैं वो सिविल न्यायालय के समकक्ष होती हैं, उसके इक्विवेलेंट होती हैं। पंजीकृत डिजाइन को चोरी करने पर दंड का प्रावधान है। ठीक है। जो भी कोई अगर रजिस्टर्ड डिजाइन होता है, अगर उसको कोई चोरी कर लेता है तो उस पर जो अगर दंड लगाया जा सकता है तो अधिकतम 50,000 रुपये तक लगाया जा सकता है। पंजीयन को रद्द करने की शक्ति होती है, तो वो होती है नियंत्रक को। ठीक है। नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध अब उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, तो केवल 3 माह में की जा सकती है। ठीक है। डिजाइन रजिस्टर रखा जाता है, तो वो पेटेंट कार्यालय के द्वारा रखा जाता है। लिप्य त्रुटियां जो क्लरिकल एरर्स होती हैं उसको ठीक करने की शक्ति होती है, तो वो होती है कंट्रोलर की, नियंत्रक की। डिजाइन अधिनियम 2001 में पंजीकरण फीस होती है, तो वो अधिनियम द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति पर होती है। ठीक है। डिजाइन अधिनियम में कोई भी नया कानून या संशोधन करने का अधिकार होता है, तो वो केवल केंद्रीय सरकार को होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को। भारत में प्रथम भौगोलिक मार्क उत्पाद कहलाता है, ये क्वेश्चन कई बार ही आया है, ध्यान रखना, कई कंपटीशन में आया है। तो वो प्रथम भौगोलिक मार्क उत्पाद जो वो दार्जिलिंग की चाय है। एजेंसी को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो वो धारा 125 में किया गया है। डिजाइन अधिनियम 2000 में कुल कितने अध्याय हैं, तो वो 11 अध्याय हैं। ठीक है। भारतीय भौगोलिक संकेतक माल जो पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ, ठीक है, कब लागू हुआ, तो वो 1999 में लागू हुआ। नेक्स्ट है भारतीय भौगोलिक संकेतक माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 का मुख्य कार्य है। तो देखिए तीनों ही है, विविध सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना, पारंपरिक धन की रक्षा करना और गुणवत्ता जांच व नियंत्रण बनाना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है, तो कौन करती है, केंद्रीय सरकार करती है। भौगोलिक संकेतक भौगोलिक संकेतक अधिनियम में पंजीकरण की वैधता होती है, वैधता मतलब वैलिड जो होता है वो केवल 10 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। भारतीय भौगोलिक संकेतक माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम में कुल अध्याय हैं, तो वो 9 अध्याय हैं। ठीक है। रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति
कितने समय में अपील कर सकता है? तो वो 3 माह में कर सकता है। पंजीकरण कार्य में त्रुटि को सुधारने का अधिकार होता है, तो वो केवल रजिस्ट्रार को होता है। ठीक है। भौगोलिक चिन्ह होते हैं, जो भौगोलिक चिन्ह होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक चिन्ह विश्व व्यापार संगठन समझौते की किस वार्ता का हिस्सा था? तो वो था गेट सम्मेलन, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। भौगोलिक संकेत या चिन्ह एक बौद्धिक संपदा होती है, ये बिल्कुल सत्य है। भौगोलिक संकेत वस्तु पंजीकरण व संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार जारी सूची में पोचमपल्ली भौगोलिक संकेत किस प्रकार की वस्तु है? तो ये है आपकी हथकरघा। ठीक है, हथकरघा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। भौगोलिक संकेत महत्वपूर्ण होता है, तो किसके लिए होता है? देखिए तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निर्यात में वृद्धि के लिए भी, पर्यटन उद्योग में वृद्धि के लिए भी, और MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है। नीलांबूर टीक भौगोलिक चिन्ह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है नीलांबूर चिन्ह भौगोलिक चिन्ह केरल से संबंधित। भौगोलिक संकेत 2020 से संबंधित है, तो देखिए तीनों हैं। खोलची मिर्च जो कि गोवा में है, टेराकोटा गोरखपुर आप सब जानते हो उत्तर प्रदेश में है। मूंगफली की कैंडी ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है ये सभी। भौगोलिक संकेत को किस धारा के अनुसार परिभाषित किया गया है? वह धारा 2 और सबसेक्शन है आपकी इसकी 1E। धारा डैश के अधीन अभिसमय देश कहा गया है, तो धारा 133 के अंतर्गत कहा गया है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो ये मिली थी 30 दिसंबर 1999 को। कॉपीराइट समिति एक विधि सम्मत संस्था है, यह कथन है बिल्कुल सत्य है। डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार वस्तु शब्द को परिभाषित किया गया है, तो इसे धारा 2(1) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका यूनिट का, क्योंकि आधी मैं पहले करवा चुका था। आप मेरी प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिएगा पार्ट 15, तो उसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है। डैश भौगोलिक संकेत की चुनावी सुरक्षा, परंपराओं, संस्कृति और अभिव्यक्ति के कवच के रूप में कार्य करती है, तो ये धारा जो है 9 कार्य करती है। ये बच्चों 100 क्वेश्चन है इस यूनिट में आपके। ठीक है ना, यूनिट नंबर 3। अब आगे जो है ये देखिए मैंने थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ा है, आपको थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो है वो ये आपकी स्टार्ट होती है फेमा की। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, और दूसरा है एंटी करप्शन लॉज। ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी कानून, तो ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे। कम से कम 20 नंबर की ये आपकी यूनिट है। ठीक है, 20 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आपको इस यूनिट्स में से आएंगे, तो बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में फेमा कहते हैं। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2 दिसंबर 1999 को। ठीक है, 2 दिसंबर 1999 को। सेकंड है कि विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फीमा भारत में कब लागू हुआ? तो ये 1 जून 2000 में लागू हुआ था। देखिए पारित पहले होता है और लागू बाद में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पारित जो हुआ वो 2 दिसंबर 1999 को हुआ और लागू हुआ 1 जून 2000 में, ध्यान रखिएगा। फेमा में भारत में फेमा का प्रमुख उद्देश्य विदेशी विनिमय को बेहतर बनाना है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है,
प्रमुख उद्देश्य यही था फीमा का कि विदेशी विनिमय जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। फोर्थ है, जो न्यायिक प्राधिकारी होते हैं फीमा की, उसकी नियुक्ति कौन करती है? तो उसकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार। ठीक है। नेक्स्ट है कि फीमा में अधिकृत व्यक्ति को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो वह धारा 2C पूंजी खाता व्यवहार कहलाता है। तो देखिए तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हैं कि भारत में निवासी व्यक्ति की भारत से बाहर संपत्ति, और भारत में निवासी व्यक्ति की भारत के बाहर देनदारी, और भारत में निवासी व्यक्ति की भारत से बाहर संभाव्य देनदारी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है। 7 है कि चालू खाता व्यवहार में संबंधित है। ये भी जो है देखिए तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं कि विदेशी व्यापार से संबंधित देय भुगतान और विदेश में अपने सगे संबंधियों को भेजी गई धनराशि और अपने सगे संबंधियों पर विदेशी भ्रमण पर किए गए व्यय की राशि। ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि फीमा में कुल कितनी धाराएं हैं? तो फीमा में जो है टोटल 49 धाराएं हैं, 49। पूंजी खाता व्यवहार को परिभाषित करने वाली धारा है तो वो है धारा 2E। भारत में प्रचलित मुद्रा को परिभाषित करने वाली धारा है तो वो है धारा 2Q। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम को संक्षेप में कहा जाता है तो ये मैंने आपको बताया, ये फीमा कहा जाता है। अपीलेट अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है तो वो की जा सकती है उच्च न्यायालय में, यानी हाई कोर्ट में। हर स्टेट का एक अपना हाई कोर्ट होता है जो कि सबसे बड़ा कोर्ट होता है। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पूरे कंट्री में एक ही होता है जो न्यू दिल्ली में है, और उसके डिसीजन जो है वो सर्वोपरि होते हैं। ठीक है, सर्वमान्य होते हैं। उसके डिसीजन को केवल भारत के जो राष्ट्रपति हैं केवल वो ही चेंज कर सकते हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं कर सकता। प्रदेश का प्रधानमंत्री भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपीलेट अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की कहाँ जा सकती है? उच्च न्यायालय में। अपीलेट अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करती है? तो वो करती है केंद्र सरकार। ठीक है। फीमा लागू होता है, देखिए फीमा जो है वो संपूर्ण भारत में लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपील न्यायाधिकरण की पीठ बैठती है तो वो बैठती है आपकी नई दिल्ली में। अपील न्यायाधिकरण अध्यक्ष का कार्यकाल होता है तो वो 5 वर्ष के लिए होता है। प्रवर्तन निर्देशालय, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय जो इंग्लिश हम कहते हैं इसको ईडी, आपने अक्सर न्यूज में नाम सुना होगा। डॉक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना से संबंधित जो धारा है वो धारा 36 है। ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय में नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो वो केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? तो वो नई दिल्ली में है। फीमा अधिनियम में कानून में संशोधन और परिवर्तन करने की शक्ति जो होती है वो किसकी होती है? तो जाहिर बात है केंद्र सरकार की होती है। ठीक है। अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने की निर्धारित अवधि होती है, वो होती है 45 दिन की। फीमा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है तो वो है राशि का 3 गुना। उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में अपील फीमा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? तो वो की जा सकती है धारा 35 के अंतर्गत। अपील न्यायाधिकरण की शक्तियां होती हैं तो वो होती है दीवानी न्यायालय की शक्ति के समक्ष। ठीक है। विदेशी प्रतिभूति कहलाती है तो देखिए तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विदेशी जो प्रतिभूति होती है वो विदेशी मुद्रा में उल्लिखित प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा में शोधन होने वाली प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त प्रतिभूति। तो तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। विदेशी मुद्रा होती है जो फॉरेन करेंसी होती है वो भारतीय मुद्रा को छोड़कर किसी भी देश की चालू मुद्रा होती है। ठीक है। प्रचलित मुद्रा होती है
देखिए जो प्रचलित मुद्रा होती है वो कागजी नोट भी होते हैं, वो चेक भी होते हैं, है ना, और मनी ऑर्डर भी होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। विदेशी विनिमय एवं प्रतिभूति लेन देन के लिए डैश की अनुमति आवश्यक होती है, तो वो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, भारत में विदेशी प्रतिभूतियों या विदेशी विनिमय कौन कर सकता है? जो फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है या फॉरेन सिक्योरिटीज़ में जो भी कोई बिजनेस कर सकता है, तो वो कर सकता है अधिकृत व्यक्ति, ऑथोराइज्ड पर्सन। एक व्यक्ति सभापति के रूप में नियुक्त हो सकता है, तो देखिए वो उच्च न्यायालय का जो जज रहा हो वो भी, जो जिलाधिकारी रहा हो यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो वो भी, और जो जिला जज रहा हो यानी डिस्ट्रिक्ट जज हो वो भी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज में अंतर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को कंट्रोल करता है, वो उसका मालिक होता है। और जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो कोर्ट से रिलेटेड होता है। जो कोर्ट होती हैं आपकी, ठीक है, अदालतें होती हैं, इन सब के जो हेड होते हैं, बॉस होते हैं, सबसे उच्च अधिकारी, वो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट जज। तो दोनों में अंतर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपीलेट न्यायाधिकरण की स्थापना करता है, तो वो करता है केंद्र सरकार। अपीलेट न्यायाधिकरण के सभापति की अधिकतम आयु हो सकती है, तो वो हो सकती है 65 वर्ष। एक व्यक्ति गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहता है, तो उसकी जो निवासीय स्थिति कहलाती है, तो वो कहलाती है निवासी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो है लंदन का। विश्व का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो लंदन का है। ठीक है, ये कंपटीशन में आया हुआ भी क्वेश्चन है आपका। विदेशी विनिमय बाजार के में सबसे बड़े खिलाड़ी कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक आप सब जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपीलेट न्यायाधिकरण को अपील का निस्तारण डैश दिन में करना होता है, कितने? 180 दिन में। अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष को पद से हटा सकती है, तो केंद्र सरकार हटा सकती है। चालू खाता सौदे का आशय क्या है? तो देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तीनों बिल्कुल ऑप्शंस इसमें इंक्लूडेड हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिकृत व्यक्ति से विदेशी विनिमय करना और विदेशी करेंसी क्रय करना और विदेशी करेंसी विक्रय करना, यानी विनिमय करना, क्रय करना और परचेज करना, तीनों जो है बिल्कुल करेक्ट है। 40 है कि चालू खाता सौदे पर रोक लगाई जा सकती है, तो वो केंद्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद में। ठीक है, पूंजी खाता सौदे कहलाते हैं, तो विदेशी मुद्रा में लेन देन के, विदेशी संपत्तियों में लेन देन के और विदेशी बॉन्ड्स में लेन देन के, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। ठीक है, बेंच से आशय धारा 2D के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल से है, बिल्कुल सही है ना, सत्य कथन है। माल तथा सेवाओं के निर्यात संबंधी प्रावधान आते हैं, तो वो है आपकी धारा 7 में। व्यक्ति कहलाता है, देखिए एक फर्म, एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। चलिए नेक्स्ट है, प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति जो है वो किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो वो की जाती है धारा सी, है ना, यानी कि सॉरी ऑप्शन सी धारा 36 के अंतर्गत। फॉरेक्स की फुल फॉर्म बताइए, तो देखिए विदेशी विनिमय यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। फेमा का मुख्य कार्यालय स्थित है, इंग्लिश में हेड ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, मुख्यालय होता है वो, है ना, तो हेड ऑफिस, तो वो नई दिल्ली में है। भारत में विदेशी विनिमय दर पद्धति है, तो वो प्रबंध स्थिर दर है, ध्यान रखना, प्रबंध अस्थिर दर। नेक्स्ट है, विशिष्ट निदेशक के पद पर नियुक्ति हो सकती है, तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, ए अथवा बी दोनों में से कोई भी, यानी भारतीय राजस्व सेवा का सचिव
और भारतीय विधि सेवाओं का प्रथम श्रेणी अधिकारी, है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने कब मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक संशोधन अधिनियम को स्वीकृति प्रदान करी थी? तो वो 3 जनवरी 2013 में करी थी। ठीक है, 3 जनवरी 2013। मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ होता है काले धन को सफ़ेद धन में बदलना, और मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो देखिए वो एक अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है। KYC, जिसका पूरा नाम होता है नो यूर क्लाइंट, कि अपने ग्राहक को जाने, है ना। तो ये हिंदी में ये बता दिया आपको, अपने ग्राहक को जाने, और इंग्लिश में कहते हैं नो यूर क्लाइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फेट की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? ये 1989 में हुई थी। बैंक और वित्तीय लेन देन, वित्तीय संस्था लेन देन के रिकॉर्ड को बनाए रखेंगे, तो वो 5 वर्ष के लिए। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का प्रथम चरण कहलाता है, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप कहलाता है प्लेसमेंट। ठीक है। KYC नीतियों का प्रमुख उद्देश्य होता है, तो तीनों ही होते हैं, ग्राहक की पहचान, ग्राहक की स्वीकृति और लेन देन की जांच। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। मनी लॉन्ड्रिंग प्राप्त संपत्ति को कितने दिनों के लिए कुर्क किया जा सकता है? 180 दिन के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में मध्यस्थ होते हैं, देखिए तीनों ही होते हैं, बैंक भी होते हैं, वित्तीय संस्थान भी होते हैं और पूंजी बाजार भी होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC को लेकर अब तक कब दिशा निर्देश जारी किए थे? वो किए थे 29 नवंबर 2004 को। ठीक है, 29 नवंबर 2004। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था का गठन किया गया था? फेट का किया गया था, FATE, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। ठीक है। फेट का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें, कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनाए गए तरीकों की समीक्षा करना और गैर सदस्य देशों में भी जागरूकता उत्पन्न करना और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए नियमों व कानून की समीक्षा करना। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसी भी बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्था या मध्यस्थ द्वारा वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी मिलने पर कम से कम जुर्माना होगा, तो वो होगा 10,000 रुपये का। सहायक प्राधिकरण की नियुक्ति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो धारा 6 के अंतर्गत। सहायक प्राधिकरण में होते हैं एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में कितने चरण होते हैं टोटल? तो वो होते हैं 3 चरण। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग में अपराध को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो वो किया गया है धारा 3 के अंतर्गत। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया का अंतिम चरण कहलाता है, तो वो होता है एकीकरण चरण। धन शोधन निरोधक अधिनियम 2000 लागू होता है, तो ये भी संपूर्ण भारत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग का चरण नहीं है? तो वो है खर्चा करना। मनी लॉन्ड्रिंग की धनराशि विनियोजित हो सकती है, तो वो संपत्ति, व्यवसाय और घुड़दौड़। तो सही आंसर है ये सभी। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े जाने पर अधिकतम कारावास हो सकता है, तो वो 10 वर्ष के लिए हो सकता है। वित्तीय जांच इकाई फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट FIU की स्थापना कब हुई? तो ये 18 नवंबर 2004 को हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 18 नवंबर 2004 को। विशेष कोर्ट का गठन मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होता है? तो धारा 43 के अंतर्गत। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। लॉन्ड्रर क्या होता है? देखिए जो लॉन्ड्रर होता है वो एक्चुअली हेरा फेरी करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे मुख्य तरीका है क्या है? वो है शेल कंपनी खोलना।
टैक्स हेवन के लिए प्रसिद्ध शहर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। टैक्स हेवन के लिए प्रसिद्ध शहर है हांगकांग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्मर्फ क्या है? स्मर्फ है ऑप्शन ए के अवैध धन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग बैंक में जमा करना। गैर कानूनी रूप से कमाए हुए वैध धन को कानूनी रूप से वैध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी मनी लॉन्ड्रिंग। प्रवर्तन निर्देशालय, ठीक है, जो ईडी है, किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 एक आपराधिक कानून है। बिल्कुल सही है ना, सत्य है। नोटबंदी करने का मुख्य उद्देश्य था, तो वो था काले धन पर रोक लगाना और जाली नोट से छुटकारा पाना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों ए और बी। भारत में नोटबंदी 2016 के दौरान कौन सी मुद्रा चलन से बाहर की गई थी? तो वो की गई थी 500 और 1000 रुपए के नोट। आपको याद होगा, है ना, 500 और 1000 रुपए के नोट। भारत में 2016 में नोटबंदी किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम बार नोटबंदी कब हुई थी? ठीक है, ये नहीं पता होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो वो की गई थी सन 1946 में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरुण कुमार के अनुसार भारत में ब्लैक मनी का कुल मूल्य देश की जीडीपी के बराबर है, तो वो है 62%। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 भी कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक विदेशी विनिमय यानी जो एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? तो वो आता है सिंगापुर से। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो वो हैं 27 देश। फेट में कुल कितने देश सदस्य बने हैं? 39 देश। काला धन विश्व में सबसे अधिक किस देश के द्वारा देश से बाहर भेजा जाता है? तो वो है चीन। सन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन है, तो वो है 5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक काला धन किस देश के बैंक में जमा है? तो वो है स्विट्जरलैंड, जिसे आप स्विस बैंक कहते हैं ना, तो वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, भारत में काले धन के खिलाफ कितने वर्ष जेल का प्रावधान है? तो वो है 10 वर्ष। स्विस बैंक अपने ग्राहकों की जानकारी बिना इजाज़त किसी को भी नहीं दे सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, काले धन का प्रमुख कारण है? तो देखिए, ये तीनों ही रीज़न बिल्कुल करेक्ट है कि उच्च कर की दर और मूल्य नियंत्रण नीति और रियल इस्टेट लेन देन। ठीक है ना, तो ये है बच्चों आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो ई कॉमर्स था, उसके यूनिट 3 का हाफ पार्ट और यूनिट 4 जो है वो फुल पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में मैटर है। ठीक है ना, इंग्लिश में 4 या 5 प्लेलिस्ट है, हिंदी में काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं, 15-16 प्लेलिस्ट हैं, तो आप उसकी विजिट करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बता दीजिए। देखिए, आपके एग्ज़ाम जरूर होने हैं थर्ड ईयर के, थर्ड ईयर वाले बच्चे, बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों, क्योंकि एमसीक्यूज़ पैटर्न होता है, तो वो बच्चे किसी कीमत पर एग्ज़ाम से बच नहीं सकते। तो आप लोगों को मेरा यही सजेशन है कि आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है ना बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।